नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन होती है हलचल। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी पड़ताल हम करेंगे। आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। तो ज्योत्सना, सबसे पहले कौन आज? सबसे पहले हमारे साथ आमिर हक जुड़ गए हैं। आमिर, आपके पास आज क्या बड़ी खबर है खबरों के सेंसेक्स के लिहाज से? देखिए, आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और साथ ही साथ कुशीनगर को टूरिस्ट सर्किट पे, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट पर लाने की एक बड़ी कोशिश केंद्र सरकार की है, जिसको कामयाब होते हुए हम देखेंगे। क्योंकि न केवल श्रीलंका, जहां से कैबिनेट मंत्री नमल राजपक्षे यहां पर होंगे, बल्कि 125 के आसपास जो बौद्ध मंक्स हैं वो वहां पर पधारेंगे, और भगवान बुद्ध के अवशेष भी यहां पर लाए जाएंगे, जिनकी प्रदर्शनी की जाएगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी यहां पर जो मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, मठ है, वहां पर दर्शन करेंगे, और उसके बाद लगभग 180 करोड़ की लगभग 12 विकास परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ 280 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज कुशीनगर का भी लोकार्पण करेंगे। ये तमाम आज सुबह 10 बजे से लेकर लगभग 2:30 बजे तक, 4:15 से 4:30 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर रहने वाले हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, और एक बड़ा मौका होगा टूरिज्म को डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश में, और खासतौर से बुद्धिस्ट सर्किट जो कहलाता है में सारनाथ, श्रावस्ती और बौद्ध गया के साथ साथ कुशीनगर का बड़ा महत्व है। लुम्बिनी जरूर नेपाल में है, उससे भी जोड़ने की कवायद की जा रही है। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने के साथ साथ उम्मीद है कि तकरीबन 20% विकास यहाँ पर पर्यटकों के आने को लेकर होगा, और जाहिर सी बात है, बड़ी अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की इस नए डेवलपमेंट से। बिल्कुल, रंजीता भी हमारी सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। रंजीता, आपके पास वो कौन सी खबर है जो आपको लगता है कि आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए, पंजाब से जुड़ी हुई ये खबर है, और जिस तरह से सियासी घमासान जो है वो पंजाब में खत्म नहीं हो रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, अपनी नई पार्टी बनाने का अब ऐलान कर रहे हैं। कल जिस तरह से उनके मीडिया सलाहकार का ट्वीट आया, और उसमें साफ तौर पर ये बताया गया कि जल्द ही नए समीकरण तय किए जाएंगे। 2022 विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, उनके साथ कई जो छोटी पार्टियां हैं वो शामिल होंगी, और बीजेपी को भी एक ऑफर दिया गया, और उस ऑफर में जो बात कही गई है वो ये कि कृषि कानून को अगर रद्द कर दिया जाता है, अगर ये फैसला केंद्र सरकार लेती है, तो कृषि कानून रद्द करने के एवज में, या यूं कहे कि तब कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तालमेल हो सकता है। तो ये एक, हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले अकाली से अलग हुई बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी भी अपने जो राजनीतिक विवाद है उससे खत्म नहीं हो पाई है। अभी भी उसी तरह से बयानबाजियां और एक दूसरे पर आरोप लगाने का जो दौर है वो कांग्रेस में चल रहा है। बिल्कुल, और सुबह से कई खबरें, सियासी खबरें पंजाब से सामने आ चुकी है। रंजीता, और कौन सी बड़ी खबर आज रहने वाली है? जैसे दूसरी खबर भी पंजाब से ही जुड़ी हुई है। पंजाब में ये लग रहा था कांग्रेस पार्टी को कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद एक विवाद जो पंजाब कांग्रेस में चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार अब आमने सामने नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के नए मुख्यमंत्री है, उन दोनों के बीच नोकझोंक की खबर सामने आ रही है। सूत्रों का ये दावा है कि रविवार को जो बैठक हुई थी चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच, उस बैठक में एक दूसरे से बातचीत के दौरान नोकझोंक जो है वो सामने आई है, और यहां तक कहा जा रहा है कि जब
नवजोत सिंह सिद्धू को बताया जा रहा था कि किस तरह से सरकार काम कर रही है। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो एग्रेसिव मोड में आए और उन्होंने कहा कि क्या काम अब तक किया गया है आपके द्वारा, मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री आपके द्वारा। तो ऐसे में चन्नी जो है वो नाराज हो गया। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूं और 2 महीने में आप जो 13 पॉइंट एजेंडे की बात कर रहे हैं उसको पूरा कर लीजिए। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी सिरदर्दी, चुनावी साल है और ऐसे में कांग्रेस का विवाद जो है, आपसी विवाद, वो खत्म नहीं हो रहा। बिल्कुल, न जाने कांग्रेस की ये परेशानियां जो लगातार जारी हैं खत्म कब होंगी। बहुत कोशिश यहां पर की जा रही है कांग्रेस की तरफ से ये खत्म कर ली जाए, लेकिन एक खत्म होती है तो दूसरी नई शुरू हो जाती है। गोविंद गुर्जर हमारे सहयोगी हमारे साथ में है। गोविंद, आपके पास कौन सी ऐसी खबर है जो आज पूरे दिन छाई रहेगी? देखिए, आपको पता है कि पिछले एक हफ्ते से हम एक खबर को फॉलो कर रहे हैं, उसमें काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं, बड़े पैमाने पर असर हुआ है खबर का। और उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक, जैसा गृह मंत्री ने भी वादा किया है कि जो आरोपी है वो अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। आज मध्य प्रदेश में हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि विक्टिम जो है पिछले 6 महीने से कमलनाथ से मुलाकात करने की कोशिश करती रही है और आज विक्टिम कमलनाथ से मिलने जा रही है। वहाँ जहाँ कमलनाथ की उपचुनाव में एक आम सभा है, बागली विधानसभा क्षेत्र में ये इलाका आता है, हम भी वहाँ पहुँचेंगे और कमलनाथ से भी जवाब तलब करेंगे कि आखिर क्यों ये जो विक्टिम है पिछले 6 महीने से परेशान है न्याय के लिए। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। दूसरा, सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी पूछा जाएगा, क्योंकि उन्हीं के पास वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री है और उनको जवाबदेही बनती है। अभी तक वो कैमरे से बचते रहे हैं। तो कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान पर हम लोग ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि मुद्दा काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये संज्ञान में लाया गया है। प्रियंका गांधी के भी आपने देखा क्या एपिसोड कल हुआ लखनऊ में। तो ये कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जो चल रहा है उसको लेकर आज हम लोग जवाब तलब करेंगे सीएम और पूर्व सीएम से। बिल्कुल, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। गोविंद, हम अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। हमारे साथ इस समय प्रदीप दत्ता मौजूद हैं। प्रदीप, आपके यहाँ से क्या खबर है आज बड़ी घाटी से? देखिए, मैं इस समय भिंबर गली के इलाके में, सबसे बड़ी खबर यह है कि घेराबंदी पूरी तरीके से भिंबर गली के जंगल में कर दी गई है, जहां पे पिछले कुछ दिनों से आतंकवादी छुपे हैं। आज 10वां दिन है ऑपरेशन का और आप देख सकते हैं कि और वहां पे फौज भेजी जा रही है। फौज पूरी तैयारी कर रही है कि उस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया जाए ताकि आतंकवादी वहां से भाग न निकले। आखिरी असॉल्ट की पूरी तैयारी हो रही है। आखिरी असॉल्ट की तैयारी के लिए लोगों से भी कह दिया गया कि आप अपने अपने घरों में रहिए। मस्जिदों के लाउड स्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, अपने माल मवेशी के साथ अंदर ही रहिए और जितनी भी दुकानें हैं उनको कहा कि आप फिलहाल दुकानें बंद रखिए। ये इसलिए किया गया है क्योंकि उन्हें मालूम है कि आतंकवादी वहां से भाग निकलने की पूरी कोशिश करेंगे जैसे जैसे ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा उनके अगेंस्ट। और हो सकता है कि किसी को होस्टेज बना लें या किसी को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करें और उसकी वजह से फौज के लिए मुश्किलें बढ़ जाएं। तो इसीलिए लोगों से कहा है कि आप अंदर रहिए, क्योंकि फाइनल असॉल्ट, आखिरी असॉल्ट लॉन्च करने के लिए देखिए पूरी तरीके से तैयारी हो रही है। इस समय फौज के कई जवान जो है इन गाड़ियों में बैठ के उसी तरफ जाएंगे जंगल में जहां पे ऑपरेशन चल रहा है। ये ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है। अगर देखा जाए आतंक के इतिहास में जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है जिसमें अभी तक फौज का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 9 के करीब जवान शहीद हुए हैं, जिसमें 2 जेसीओ हैं। और इस समय वहां पे ड्रोन के द्वारा भी देखने की पूरी कोशिश हो रही है कि कहां पे हैं। लगता है कि उन्होंने वो ठिकाना जो है लोकेट कर लिया है। कल से लगता है कि उस इलाके की घेराबंदी इसलिए करके गई है कि उन्हें मालूम चल गया कि कौन सा हाइड आउट है जहां पे आतंकवादी छुपे हैं। 5 से 6 के करीब ये आतंकवादी हैं जो पिछले 3 महीने से इस जंगल में रह रहे थे और कई ठिकाने अंदर बना चुके थे। इस सिलसिले में 8 लोगों को अभी तक डिटेन भी किया गया। बताया जाता है कि वो लोग स्थानीय निवासी थे जो वहां उन्हें खाना प्रोवाइड कर रहे थे और शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहे थे, क्योंकि कोई लोकल सपोर्ट जरूर होती है जिसकी वजह से इतनी देर तक वो वहां पे रह पाए हैं। आज तक ये बताया जाता है ये पाकिस्तान से आए थे, बालाकोट के सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट किए थे। लेकिन अगर आप इनकी ट्रेनिंग देखेंगे और हथियार देखेंगे, लगता है कि इनको पाकिस्तान आर्मी ने पूरी तरह से ट्रेन किया हुआ है। यही एक वजह है कि 3 महीने से जंगल वॉरफेयर में किस तरीके से वो लड़ रहे हैं और किस तरीके से वो वहां पे मौजूद है। पिछले 10 दिन में घमासान तरीके से उनकी तरफ से देखा गया कि फायरिंग चलती रही है और अभी भी इंटरमिटेंट फायरिंग कहीं ना कहीं हो रही है। और आर्मी की पूरी कोशिश है
उनके ठिकाने को उड़ा दिया जाए, उनको जल्दी से मार गिराया जाए। और जहां तक आतंकवादियों का सवाल है, उनकी कोशिश है कि घेराबंदी को तोड़ के वो जाके स्थानीय निवासियों के साथ बैठ जाए और ताकि और आने वाले दिनों में और मुश्किल हो जाए आर्मी के लिए। लेकिन मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, देखिए जब जाने से पहले जब टुकड़ी वहां जाती है उस समय उनका रोल कॉल होता है और पूरी तरीके से उनका मनोबल बढ़ाया जाता है कि आप उस इलाके में जाइए, पूरी तरीके से एरिया को घेर लीजिए, क्योंकि ये जो यूनिट है यहां से भी काफी टुकड़ियां अभी सुबह से हम देख चुके हैं उस इलाके की तरफ जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता उस इलाके को पूरी तरह से घेर रही है, पूरा चप्पा चप्पा घेरने की कोशिश हो रही है ताकि कोई भी ऐसा मौका ना मिले आतंकवादियों को वहां से भागने का, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंड आतंकवादी हैं, भारी मात्रा में इनके पास सामान है। बताया जाता है कि पाकिस्तान के एसएसजी कमांडोज ने उनको ट्रेनिंग दी है, क्योंकि पिछले दिनों जब उड़ी सेक्टर में भी एक पाकिस्तानी टेररिस्ट पकड़ा गया था तो उसने भी बताया था कि मुजफ्फराबाद में हमें किस तरीके से पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग देती है। अच्छा तो मेरे प्रदीप, ख्याल ये से बताइए, पाकिस्तान ये जैसे बात आपने चुका कहा नहीं कि यहाँ सकती, पर ह्यूमन शील्ड पाकिस्तान बनाया जा सकता है, तो क्या यहाँ पर जो बकरवाल समाज समुदाय के लोग थे, क्या उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? देखिए जो वहां पे लोग थे, जैसे कि खासकर नोमैड गुजर और बकरवाल, क्योंकि यही एक वक्त होता है जब ऑटम के सीजन में, पतझड़ के सीजन में वो पास्चर लैंड जहां पे गए होते हैं, गर्मियों में वहां से वापस आते हैं। बहुत सारों को वहां से सुरक्षित निकाल दिया गया है और कुछ लोगों को रास्ते में रोक दिया गया है। उन्हें कहा गया कि ये रूट आप ना लें, आप दूसरा रूट लें, इस जंगल के इलाके से आप ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कि वहां फायरिंग हो, फायरिंग की वजह से सिविलियन का नुकसान हो। आर्मी देखिए चाहती है कि सिविलियन का कोई भी नुकसान ना हो। जहां तक आतंकवादियों का सवाल है, वो तो बिल्कुल भी वेल विशर नहीं है। उनको क्या है, अगर कोई मर भी जाता है तो उनकी सिर्फ यही कोशिश रहेगी कि वो किसी तरीके कॉर्डन वहां से तोड़ के वहां से भाग निकले, क्योंकि ये पाकिस्तानी आतंकवादी, इनका तो कोई भी स्टेक नहीं होता। यहाँ पे ये दहशतगर्दी फैलाने के लिए आए हैं। इनकी यही कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा खून रेजी करें, जितने ज्यादा लोगों को मार पाए, जितनी ज्यादा दहशत फैला पाए, वो वही चाहते हैं। लेकिन देखिए आप ये मार्ग भी, जो ये पुंछ भिंबर गली का मार्ग है, इसे भी रोक लिया गया है। यहाँ पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं, यहाँ पे से भी किसी को आगे जाने नहीं दिया जाता है। आप देखिए चप्पे चप्पे पे हमारे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी खड़े हैं, क्योंकि इनको आउटर जो पेरिफेरल एरिया है उसकी देखरेख जो है हमारे पुलिस के जवान कर रहे हैं। अंदर के एरिया में देखेंगे तो आर्मी के जवान है, पूरी तरह ऑपरेशन में लगे हुए हैं, बिना कुछ खाए पिए। बिल्कुल, देश के जवान अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। तस्वीरों से आप दिखा भी रहे हैं। प्रदीप वापस लौटेंगे, मेरे साथ गौरव श्रीवास्तव भी इस समय मौजूद है। गौरव, आपके पास आज क्या बड़ी खबर है? देखिए, आज सबसे बड़ी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से, और आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस की बेंच है, 3 सदस्यीय बेंच, 3 जजेस की बेंच, वो सुनवाई करेगी और आज 10:30 बजे सुनवाई होनी है। पहला मामला है और आज सबसे महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार आज अपने हलफनामे को दाखिल करके क्या जवाब देती है। पिछली बार की 2 सुनवाइयों में हमने देखा था कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के तौर तरीके पर नाराजगी जताई थी। 3 अक्टूबर को हुई हिंसा, जिसमें 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बर्बर करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया था कि आखिर 302 के हत्या आरोपी को इस तरीके से क्यों ट्रीट किया जा रहा है जैसा कि बाकी आरोपियों को किया जाता है। अब तक इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरा ये कि पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि वो सीबीआई जांच नहीं चाहती है, इसको आपको समझना चाहिए। तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट मौजूदा जांच की प्रगति को लेकर नाराजगी जाहिर करती है या संतुष्टि दिखाती है? बहुत बड़ी चीज होगी। हालांकि अभी तक इंतजार है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने एफिडेविट में क्या जवाब देती है और जांच की प्रगति को लेकर क्या बताती है। हमने देखा कि कल एसआईटी ने थोड़ी सी गंभीरता दिखाते हुए, तेजी दिखाते हुए कुछ ग्रुप फोटोज जारी किए जो इस पूरे हिंसा के मामले में कुछ लोगों को पीटते हुए, लिंचिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसानों समेत 4 और लोगों की बर्बरपूर्ण हत्या हुई है और सभी की हत्या की जिम्मेदारी जो है जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की बनती है कि कैसे उसको रोकना चाहिए था और नहीं रोक पाई तो तय समय में उन पर कार्रवाई करके न्याय दिलाना चाहिए था। पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी बताया था कि उसने लखीमपुर में अब किस तरह की पुलिस और फोर्सेस की तैनाती की है ताकि आगे मामला ना बढ़े। लेकिन सवाल तो बिल्कुल ये बात तो तय है कि गौरव, बड़ी और अहम खबर है और इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। अभिषेक सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, आपके पास कौन सी बड़ी खबर है आज के लिए? देखिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर है उत्तराखंड से है। वो उत्तराखंड की ये है कि आज मुख्यमंत्री
हल्द्वानी में कल से डेरा जमाए हुए हैं और बाढ़ प्रभावित जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं वहां का आज हवाई दौरा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने हल्द्वानी से सभी अधिकारियों की मीटिंग लेनी शुरू कर दी है। अब कुछ देर में वो प्रभावित क्षेत्रों में निकलेंगे। दूसरा सबसे बड़ी खबर ये है कि मौसम पूरी तरह से उत्तराखंड में खुल चुका है और जो मौसम विभाग ने जैसा चेताया था कि 17, 18 और 19 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट रहेगा, वो अब खत्म हो चुका है और अब मौसम साफ हो चुका है, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में काफी जो तकलीफें आ रही थी अब वो नहीं आएंगी। अब वायुसेना के 3 चॉपर मिलकर यहाँ पर रेस्क्यू करने में जुटे हुए, जिन्होंने 350 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुके हैं। जी, गृह मंत्री भी आज पहुंच रहे हैं वहां पर। अभिषेक, क्या जानकारी है इस मुतालिक? देखिए, गृह मंत्री से कल रात को मुख्यमंत्री की बात तो हुई थी, लेकिन अभी तक उनके आने का जो कार्यक्रम है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा जल्दी होगा। लेकिन आज कल मुख्यमंत्री को जैसे दिल्ली पहुंचना था, उन्होंने कल अपना प्रोग्राम स्थगित कर दिया और कल से वो हल्द्वानी में डेरा जमाए हुए हैं। और मुक्तेश्वर, जहां कल काफी त्रासदी आई है, मुक्तेश्वर है, रामगढ़ है और चंपावत है, इन सभी क्षेत्रों का अभी मुख्यमंत्री कुछ देर में हवाई सर्वे करने निकल रहे हैं। ठीक है अभिषेक, आप नजर रखिए, लौटेंगे वापस। अनुज हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अनुज, आपके पास क्या बड़ी खबर है आज? जी देखिए, आज अगर खबरों की बात की जाए तो आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं, ये एक बड़ी खबर है। जिस तरीके से हमने देखा था कि शुक्रवार को इस पूरे मामले में सेशन कोर्ट में जिरा हुई थी, घंटों तक जिरा हुई थी, जिसमें बचाव पक्ष की तरफ से यानी आर्यन खान के वकील की तरफ से जो अमित देसाई और सतीश मानसिंधे थे, उनकी तरफ से तमाम तरीके की दलील पेश की गई थी कि क्यों आर्यन खान को जमानत देनी चाहिए। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जिस व्हाट्सएप चैट्स का हवाला दिया जा रहा है, आजकल के बच्चों का जो लैंग्वेज होता है वो अलग टाइप का होता है, उसे कहीं ना कहीं एनसीबी गलत समझ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात किया जाए एनसीबी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे एएसजी अनिल सिंह, उनकी तरफ से तमाम तरीके की दलील दी गई थी कि क्यों आर्यन खान को जमानत नहीं देनी चाहिए। उनकी तरफ से साफ तौर पे ये कहा गया था कि आर्यन जो है वो चूंकि एक प्रभावशाली है, ऐसे में अगर वो बाहर निकलते हैं तो पूरे केस को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही साथ क्यों इस पूरे मामले में एक साजिश बनती है, कैसे एक एक्यूज का दूसरे एक्यूज से कनेक्शन होता है, ये तमाम तरीके की दलील पेश की गई थी। घंटों तक जिरा सुनने के बाद आखिरकार आज का दिन मुकर्रर किया गया था कोर्ट की तरफ से कि आज जो है ये फैसला सुनाया जाएगा कि आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पर जहां तक अगर बात किया जाए तो शाहरुख खान के जितने फैंस हैं उनको ये उम्मीद है कि आज शायद आर्यन खान को जमानत मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी की तरफ से तमाम तरीके की दलील पेश की गई थी। अगर बात किया जाए आर्यन खान की तो 3 अक्टूबर के बाद से ही पहले वो एनसीबी की कस्टडी में थे 7 तारीख तक, उसके बाद 8 तारीख से लेकर अब तक वो ऑर्थर खूंखार कैदियों के बीच में है। पहले उन्हें क्वारंटाइन सेल में रखा गया था, लेकिन बाद में जैसे ही क्वारंटाइन का पीरियड जो है खत्म हुआ, उसके बाद उन्हें नॉर्मल बैरक में डाल दिया गया। तो निश्चित तौर पर अपने आप में अगर आज की बात की जाए तो एक बड़ी खबर होगी। अनुज, आर्यन का इंतजार जो बढ़ता जा रहा है, आर्यन का भी इंतजार खत्म होगा या नहीं होगा, शाहरुख खान के फैंस का इंतजार खत्म होगा या नहीं होगा, ये आज पता चल ही जाएगा। हर्षा हमारे साथ जुड़ी, हमारी सहयोगी। हर्षा, आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए हिमांशु, आज अगर सबसे बड़ी खबर की बात की जाए, क्योंकि जिस तरह से सब लोग धीरे धीरे वैक्सीनेट हो रहे हैं, देश 100 करोड़ जो वैक्सीनेशन का मार्क है उसको क्रॉस करने वाला है। 99 करोड़ 12 लाख का टारगेट अब तक अचीव किया जा चुका है। अभी लग रहा है कि आज पूरे दिन में 80-90 लाख के डोजेस और अराउंड बची हैं। अगर आज भी लक्ष्य पूरा हो सकता है और कल अर्ली मॉर्निंग भी हो सकता है, यानी कि कुछ लगभग 80 लाख के करीब डोजेस ही बची हैं, जिसके बाद 100 करोड़ का जो टारगेट है उसको अचीव कर लिया जाएगा। और देखिए, ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरह से मिनिस्ट्री द्वारा जो हमें डिटेल्स प्रोवाइड की गई, उससे पता चला कि किस तरह से कम्युनिटी वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स दूर दराज के इलाकों तक गए थे, ट्राइबल एरियाज में गए थे, देहातों में गए, स्लम में गए। कम्युनिटी वर्कर्स ने किस तरह से लोगों को वैक्सीन को लेकर के जो झिझक थी, जो हेसिटेंसी थी,
उसको किस तरह से दूर किया, लोगों को वैक्सीन के बारे में अवेयर किया, और जिस तरह से लोग तेजी से वैक्सीनेट हुए हैं, जो ये मुहिम तेजी से चलाई गई थी, प्रधानमंत्री भी चाहते थे कि हर कोई जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाए। और देखिए 100 करोड़ का एक बड़ा लक्ष्य है जो कि अचीव होने वाला है, और इसको लेकर के मिनिस्ट्री ने कई जगह पर प्लान्स भी किए हैं, यानी कि इसको लेकर के एक बड़ा सेलिब्रेशन प्लान किया गया है जो कि अलग अलग अस्पतालों में किया जाएगा, मेट्रो स्टेशन पे, रनवेज पर, शिपिंग यार्ड्स पर, हर जगह पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाएगा। खुद जो मंत्री है मनसुख मंडाविया वो अस्पताल में हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। 100 करोड़ का टीकाकरण पूरा हो, एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है हिंदुस्तान, और इसको मनाने के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों के आयोजन की जानकारी हर शाम में पहुंचा रही है। वरुण भसीन मेरे साथ जुड़ गए हैं। वरुण भसीन, आपके पास क्या खबर है आज? जी बिल्कुल, अगर हम इस खबर की बात करेंगे, खबर बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं से जुड़ी हुई है। लगातार जो पिछले हम बीते दिनों में देख रहे हैं कि जो हिंदू रहते हैं बांग्लादेश में, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, और अभी विश्व हिंदू परिषद ने लगातार इसका आक्रोश जताया है कि अब इस तरह की स्थिति और बढ़ती गई तो यहाँ रह रहे हिंदू इस चीज को नहीं झेल पाएंगे। और उसी के चलते आज सुबह 11 बजे दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हजारों विश्व हिंदू परिषद के लोग पहुंचेंगे और अपना आक्रोश दिखाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो पिछले 10 दिनों से अगर हम स्थिति को देखें तो हजारों जो पंडाल थे, दुर्गा पंडाल, उनको खत्म कर दिया गया। हिंदुओं के धर्मस्थलों पर हमला हुआ है, 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें कुछ पुजारी हैं। लगातार महिलाओं और लड़कियों के साथ जो इस वक्त हैरेसमेंट हो रहा है उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद लगातार कह रहा है, और शेख हसीना इसमें अब तक कोई भी कदम उठाने में सफल नहीं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया है, और वहां की जो स्थिति है उसको देखते हुए इस वक्त भारत में बहुत रोष है। भारत में जो हिंदू समाज है उनका यह कहना है कि इस तरह की स्थिति बांग्लादेश में बिल्कुल ये जरूरी भी है वरुण की ये सुनिश्चित किया जाए कि वहां जो भी लोग रह रहे हैं बांग्लादेश में वो सुरक्षित हैं। संजय हमारे सहयोगी हमारे साथ में। संजय, आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है? बड़ी खबर यह है, मॉस्को में मीटिंग होने वाला है, 1 घंटा 1.5 घंटा में शुरू होने वाला है मीटिंग। बात यह है, ये अफगानिस्तान के बारे में मीटिंग है, रशिया ने बुलाए हैं, और इसमें कौन कौन रहेंगे मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान रहेगा, ईरान रहेगा, रशिया रहेगा, चाइना रहेगा, जितने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, जितने 5 है वो रहेंगे, भारत रहेगा। अफगानिस्तान से तालिबान का रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, ये बात सुनाई दे रहा है। उनके साथ तालिबान छोड़ के हमीद करजाई आने वाले हैं, और उनके साथ रहेंगे अब्दुल्ला। आपका पता होगा हमीद करजाई प्रेसिडेंट थे एक टाइम में, अब्दुल्ला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। और बातचीत होगा 2-3 इश्यू में। एक होगा टेररिज्म, अफगानिस्तान शुड नॉट बिकम अ जोन फ्रॉम वेयर टेररिज्म इज एक्सपोर्टेड, ये पहला बात है। सेकंड जो बात है, ह्यूमैनिटेरियन बातचीत, काम के लिए बातचीत होगा। थर्ड बात जो होगा, इंक्लूसिव गवर्नमेंट के बारे होगा, विमेन को लाना चाहिए, माइनॉरिटीज को लाना चाहिए, ये सब बातचीत रहेगा। अब देखने पड़ेगा क्या होता, क्या अंत में क्या आता है, ये देखने पड़ेगा। ठीक है संजय जी, आप नजर बनाकर रखिए, हम अपडेट के लिए वापस लौटेंगे। ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब हम सेंसेक्स मीटर पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले आपको वो खबरें दिखाएंगे जिस पर हमने आज अपने रिपोर्टर से बात की है, जानकारी आप तक पहुंचाई है। बिल्कुल, चन्नी ने सीएम पद छोड़ने की धमकी दी, ये एक बड़ी खबर। कुशीनगर को पीएम सौगात देने जा रहे हैं। आर्यन खान को जेल मिलेगी या फिर फिर से एक बार जेल में रहना पड़ेगा, या फिर बेल मिल जाएगी। और साथ ही साथ कांग्रेस विधायक का बेटा वांटेड बना, और 100 करोड़ वैक्सीनेशन का काउंटडाउन। ये ओल्ड रैंक है, और अब न्यू रैंक आप देखेंगे तो कुशीनगर को पीएम की सौगात, ये सबसे बड़ी खबर है आज की। और साथ ही चन्नी की सीएम पद छोड़ने की धमकी, ये भी एक बड़ी खबर, ये आज छाई रहेगी। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य आज हम हासिल करने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ी खबर है। और साथ ही आर्यन खान को आज जेल या फिर बेल, इस पर भी आज फैसला सामने आ जाएगा।